नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। अगले दो वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसमें से पहले वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है, और उसके बाद के वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से हैं। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि संप्रदाय किसे कहते हैं। तो संप्रदाय उन्हें कहा जाता है जिनमें जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की विचारधारा एक होती है, उन लोगों की अध्ययन करने की विधियाँ एक होती है। यानी कि संप्रदाय में जो जिन लोगों की विचारधाराएं एक होती है और उनकी अध्ययन करने की विधियाँ एक होती है, उन लोगों को एक संप्रदाय में रखा जाता है। मनोविज्ञान में भी बहुत संप्रदाय है और उन संप्रदायों को भी इसी तरह से अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। मनोविज्ञान के संप्रदाय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच विकसित हुआ था। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद और हार्मिक का समावेश किया गया है। तो इन सारे संप्रदायों को हम एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे संप्रदाय नहीं देख सकेंगे, इसलिए हम उन्हें एक एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में इन सारे संप्रदाय को देखेंगे। आज हम देखेंगे संरचनावाद के बारे में। तो संरचनावाद किसे कहा जाता है? तो जहाँ मन की रचना के बारे में, संरचना के बारे में जहाँ बात की जाती है, उन्हें संरचनावाद कहा जाता है। उन संरचनावादियों को, जिन मनोवैज्ञानिकों का इस संरचनावाद में समावेश होता है, उन लोगों को संरचनावादी के नाम से जाना जाता है। तो हमने दोस्तों पहले आगे की वीडियो में देखा था कि मनोविज्ञान का उद्भव प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ था। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, उसके बाद वो मन का विज्ञान बना और उसके बाद वो चेतना का विज्ञान बना। चेतना का विज्ञान जब मनोविज्ञान बना, तब विल्हेम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की थी और वहीं से 1879 से ही मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उससे पहले मनोविज्ञान एक विज्ञान तो था, लेकिन वो अलग से नहीं था, वो दर्शन शास्त्र का ही एक भाग माना जाता था। लेकिन 1879 में विल्हेम वुंट ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, तब से मनोविज्ञान को एक अलग विज्ञान के रूप में, अलग सब्जेक्ट के रूप में उसे देखा जाने लगा। आगे देखते हैं कि विल्हेम वुंट वहाँ पर क्या करते थे। उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित तो कर ली, लेकिन उस प्रयोगशाला में वो क्या करते थे? तो वो खुद बैठते थे प्रयोगशाला में और खुद के ऊपर वो प्रयोग करते थे। वो सोचते थे, अगर उनको गुस्सा आता है तो वो सोचते थे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, किस बात से मुझे गुस्सा आया, किस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इन सारी बातों को वो सोचते थे, समझते थे और उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इस तरीके से वो धीरे धीरे जो उनके स्टूडेंट थे उन पर भी वो प्रयोग करने लगे। उनको पूछा जाता था कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है, और सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी बताता था उसे ही सत्य मानकर उस पर ये निष्कर्ष निकाला जाता था, कंक्लूजन निकाला जाता था और उसके बारे में बताया जाता था कि इस व्यक्ति को गुस्सा इसलिए आता होगा। और इसी तरह से उन्होंने मन की जो संरचना है उसे समझने की बात की थी।
और इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंतर्निरीक्षण पद्धति यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का ही यूज़ किया था और उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था। यानी कि मानसिक प्रक्रिया यानी कि आप जो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को हमें बताना। वो विचार सामने वाला आपके अंदर से देख नहीं सकता। आप जब तक उन्हें बताएंगे नहीं तब तक वो सामने वाला जान नहीं पाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ही हम मानसिक प्रक्रिया कहेंगे। फिर विल्हेम वुंट ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेतन मन पर ही अभ्यास किया। उन्होंने अचेतन मन के बारे में बात ही नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेतन मन पर ही बात की थी। अब हम देखते हैं कि पूरे दिन में हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं में हम जो क्रियाएं करते हैं उनमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, जिनका हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनका हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी क्रिया चलती रहती है, उसे ही हम अचेतन मन की क्रियाएं कहेंगे। और जबकि हमें जिन क्रियाओं के बारे में पता होता है, हमें खुद पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्हें हम चेतन मन की प्रक्रियाएं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप ड्राइविंग पहले सीख रहे थे, तो सीखते समय आप क्या करते थे? आपका ध्यान आपको गियर पर रखना पड़ता था। तो गियर पर आप अपना ध्यान देते थे जब, तो वो चेतन मन की एक प्रोसेस हो गई। लेकिन सीखने के बाद आपको अब गाड़ी अच्छे से चलानी आ गई है, तो आप अब गाड़ी लेकर जाते हैं, बैठते हैं और गाड़ी में गियर दबाते हो, तो वो आपको पता नहीं होता है। आप ऐसे ही अपना हाथ गियर पर रखते हो और गियर दबा देते हैं। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि उस पर हमें ध्यान नहीं देना पड़ता कि अब मुझे ये गियर आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, दाएं बाएं क्या कहाँ पर ले जाना है। ऐसे ही हमारा हाथ वो क्रियाएं करने लगेगा, तो वो क्या होगी? वो अचेतन मन की क्रियाएं होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप रात को सोते हैं, तो सोते वक्त भी आप सो गए होते हैं, फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते ही रहते हैं। आपको स्वप्न आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो वो हम चेतन मन से नहीं देखते हैं। वो जो स्वप्न देखते हैं वो चेतन मन की प्रक्रिया नहीं होती, वो अचेतन मन की प्रक्रिया होती। हम तो सो गए हैं, आराम से सो रहे हैं, हम तो नींद ले रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में वो स्वप्न चलते रहते हैं। तो वो किसका भाग होगा? अचेतन मन का। और विल्हेम वुंट ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेतन मन की ही बात की, उन्होंने अचेतन मन की बात की नहीं। और उन्होंने मन की रचना पर जोर दिया, इसलिए उन्होंने मन की रचना पर जोर दिया, इसलिए इस संप्रदाय को संरचनावाद के नाम से जाना गया। और इन संरचनावाद के जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनको संरचनावादी कहा गया। संरचनावाद में क्या होता था कि अमूर्त चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, जो हम देख नहीं पाते थे। आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं वो सामने वाला तो कभी देख ही नहीं पाएगा ना। जब तक आप उसे बिहेवियर में प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। टीचर आपको अगर पढ़ा रहा है और आपके दिमाग में वो पढ़ाई की बात नहीं चलती और आपके दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहे हैं, तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि आपके दिमाग में अभी पढ़ाई की बात चल रही है या फिर कोई और बात चल रही है। तो इनकी जो संरचनावाद की जो विषय वस्तु थी या कंटेंट था वो अस्पष्ट था, इसलिए इस मान्यता को नकार दिया गया था। अब संरचनावाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक का समाविष्ट होता था वो देख लेते हैं। तो टीचनर और एडवर्ड, टीचनर थे वो विल्हेम वुंट के शिष्य थे, यानी कि विल्हेम वुंट के स्टूडेंट थे। तो टीचनर और एडवर्ड ये दोनों ही संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे।
दोस्तों, हमने आज संरचनावाद के बारे में जाना। अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे संप्रदाय के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस वीडियो पर एक कमेंट करना ना भूलें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।